बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे तलबा और तलबात दोनों ठीक ठाक होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक फ़िज़िक्स का देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉडीज़ को मास जो है वर्टिकली किस तरह से अटैच होते हैं और हॉरिजॉन्टली किस तरह से अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन जो है स्ट्रिंग में किस तरह से पैदा होती है, और इसके अलावा हमने आज के टॉपिक के अंदर देखना है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से पैदा होता है। तो तीन चीज़ें हमने आज देखनी हैं जिनमें हमारे पास टेंशन, एक्सेलरेशन एंड स्ट्रेंथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग के साथ किसी मास को हम अटैच करते हैं वर्टिकली तो उसकी टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर हम स्ट्रिंग के साथ किसी मासेस को या कोई से मास लेकर उनको वर्टिकली उस पर हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उसमें हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन क्या आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला हमारे पास व्हाट इज टेंशन। टेंशन क्या होता है? द फोर्स विच एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कि किसी भी रस्सी के अंदर जब हम कोई उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें जब फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है किसी जिस्म के अंदर रस्सी की वजह से, तो उसको हम टेंशन कह रहे हैं। टेंशन कहते हैं खिंचाव को। टेंशन कहते हैं खिंचाव, खिंचाव की कुव्वत। मीन्स कि हमारे पास रस्सी के अंदर जो खिंचाव या तनाव जो पैदा होता है किसी भी जिस्म के अंदर, जब हम उस रस्सी के ऊपर उस रस्सी की मदद से किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस जिस्म के अंदर जो खिंचाव आता है उस रस्सी की वजह से या जो तनाव पैदा होता है तो उसको हम टेंशन कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम में एक मास है, उसको हमने अटैच किया हुआ है, एक ब्लॉक जो है उसको हमने अटैच किया है एक स्ट्रिंग के साथ। अब यहाँ पे मास जो है वो डाउनवर्ड, वेट जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड स्ट्रिंग की वजह से डाउनवर्ड पुल हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी मासेस जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की तरफ। इट इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वेट एंड इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय टी। अब ये जो टेंशन होती है ये रिएक्शन ऑफ फोर्स होती है और ये वेट की वजह से पैदा होती है और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी के। द वेट एक्ट डाउनवर्ड वाइल टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। टेंशन जो होती है हमेशा अपवर्ड होती है। अब रस्सी का जो खिंचाव होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा, जिस मतलब कि जिस अगर हमने जो स्ट्रिंग है उसको कहीं हमारे पास कोई जो नेल है मीन्स कि कोई कील वगैरह है उसके साथ हमने उसको अटैच किया हुआ है तो अपवर्ड ब्लॉक जो टेंशन होगी वो हमेशा अपवर्ड होगी और ब्लॉक जो होगा ब्लॉक के ऊपर टेंशन जो स्ट्रिंग की वजह से एक्ट कर रही होगी वो अपवर्ड होगी और ब्लॉक वेट की वजह से डाउनवर्ड अट्रैक्शन होगी। वेट हमने पीछे पढ़ा था मास और वेट का डिफरेंशिएट, जिसमें वेट का हमने फार्मूला लिखा था W इज इक्वल टू mg। m मास था और g हमारे पास वहाँ पे ग्रेविटी थी। तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास वेट, जितने भी वेट होते हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर हमारे पास ये ब्लॉक जो है अगर ये रेस्ट की हालत में हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज इक्वल टू वेट, तो हमारे पास जो टेंशन की मैग्नीट्यूड होगी वो वेट के बराबर होगी। टेंशन और वेट जो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हमारे पास ब्लॉक जो है क्या हो? रेस्ट की हालत में हो, मीन्स कि हमारे पास साकिन हो, जिस जिस्म के ऊपर हम टेंशन वगैरह चेक कर रहे होंगे, अगर हमारा जो ब्लॉक होगा वो साकिन हालत में होगा, मीन्स कि मोशन हरकत की हालत में नहीं होगा, तो टेंशन और वेट जो होंगे वो एक जैसी मसावी, मतलब कि उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मसावी होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट एटवर्ड मशीन। डेफिनेशन है एन एटवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस शोन एज इन फिगर। अब यहाँ पे एटवर्ड मशीन ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें हमारे पास दो अनइक्वल मासेस हम लेते हैं, दो वेट लेते हैं जिनका मास जो है आपस में इक्वल नहीं होता।
मीन्स कि हम कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनका वेट बराबर नहीं होता, एक का वेट ज़्यादा है एक का कम है। मीन्स कि एक चीज़ हम ले रहे होते हैं 5 kg और दूसरी हम ले रहे हैं 1 kg या 2 kg, तो वेटेज में जो डिफरेंस होता है, तो उसके लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं उसको एडवर्ड मशीन अरेंजमेंट, यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई गई है। यहाँ पे दो वेटेज हैं जिसमें आपके पास ए और बी है। यहाँ पे ए का मास जो है ज़्यादा है और बी का मास कम है, तो ए जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बी जो है वो ए की मीन्स के बी के अंदर जो है टेंशन पैदा हो रही है और ए के अंदर जो है वेट पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाई गई है। इस पूरे टॉपिक को हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। यहाँ पे कहा गया कि बॉडी अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली की वजह से हम इनको अटैच करवाया है दो मासेस को। बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने स्ट्रिंग जो रस्सी हमने ली है उसके एंड के ऊपर अटैच की है, मीन्स के आखिरी कोने के ऊपर हमने दोनों मासेस को बराबर, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे या दोनों जो वेट होंगे, हम एक ही स्पेस मीन्स के बराबर हिस्से के बराबर जो रस्सी का एंड हम लेंगे वो बराबर का होगा और उसी पे हम उनको अटैच करवाएंगे। द स्ट्रिंग पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, तो इस तरह से रस्सी को हम एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाएंगे। दिस अरेंजमेंट इज सम टाइम यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बाज़ोकात इसको हम एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हम मालूम करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, के आपके पास मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है जो किसी जिस्म के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किसी भी जिस्म के अंदर मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली पैदा होती है उसकी वजह ये होती है कि उस जिस्म के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर मोमेंटम पैदा हो रहा होता है। एंड द डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मतलब कि मोमेंटम की डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर, मीन्स कि जिस साइड से फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी हिसाब से मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। What are the crumple zones? Crumple zones क्या होते हैं? In an accident at high speed, the impact force is very large due to the extremely short stopping time. For safety purpose, vehicle have rigid gauges for the passenger with the crumple zone at their front and rear end. अब हमारे पास यहाँ पे फ्रंट और रियर एंड की बात हुई है। अगर गाड़ी हमारे पास हाई स्पीड के अंदर होती है तो उसको रोकने के लिए जब स्पीड ज़्यादा होती है उसको स्टॉप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। और उसमें हमारे पास जब गाड़ी जो होती है, अगर हमने व्हीकल्स के अंदर पैसेंजर वगैरह क्रम्पर जोन के अंदर फ्रंट और रियर एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर एंड जो होते हैं, जब गाड़ी के अंदर आपस में टकराव पैदा होता है, गाड़ी फ्रंट एंड या रियर एंड से जब टकराती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम की वजह से हमें जो होता है उसमें फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है, उसके जब गाड़ी टकराती है किसी दूसरी गाड़ी के साथ कोलाइड करती है, टकराव होता है, तो उसमें मोमेंटम पैदा होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें दो गाड़ियाँ हैं, उनमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्रम्पल जोन से मुराद है कि अगर हमारे पास जब गाड़ी टकराती है आपस में, इनमें आपस में एक्सीडेंट हुआ, टकराव हुआ, तो एक गाड़ी का हमारे पास फ्रंट एंड है, दूसरी का रियर एंड है। तो यहाँ पे एक गाड़ी जो रेड है इसमें हमें ड्राइवर दिखाया जा रहा है जिसने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया। क्रम्पल जोन से मुराद है कि अगर जो ड्राइवर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या पैसेंजर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जब एक्सीडेंट होता है, जब गाड़ी के अंदर हम अचानक से हमें ब्रेक लगाना पड़ जाता है, तो उसके अंदर मोमेंटम की शरह जो होती है वो कम पैदा होती है। उसकी वजह क्या होती है, हमारे पास एज अ स्टॉपर हमने सीट बेल्ट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्पल जोन्स कोलैप्स, तो एक्सीडेंट के दौरान क्रम्पल जोन कोलैप्स करते हैं। दिस इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम
by providing the extra time crumpling the impact of force highly reduce and save the passenger and serve injury। तो यहाँ से क्रम्पल जोन की वजह से जो होता है कि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स को इंजरीज वगैरह से महफूज रहते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड to the end of a string that passes over a frictionless pulley when body moves vertically। जब हमारे पास कोई जिस्म वर्टिकली मूव करता है, हमारे पास यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास जो दो जिस्म हैं A और B जिनके मासेस M1 और M2 हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि M1 जो है वो M2 से ग्रेटर देन होता है, M1 इज ग्रेटर देन M2। द बॉडी आर अटैच्ड टू द अपोजिट एंड ऑफ द टेंसिबल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मतलब कि हमारे पास टेंशन नहीं है, द स्ट्रिंग पास ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। अब फ्रिक्शनलेस पुली से हम इसको पास करवाएंगे। इसी तरह से जो वेट ए के ऊपर वेट मतलब कि जो हमारे पास हमने दो बॉडीज ली हुए हैं, M1 जो है उसका वेट ज़्यादा है और M2 का वेट कम है। जो वेट ज़्यादा होगा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी जो ए है उसका मास ज़्यादा है, एक्सेलरेशन की वजह से वो हमारे पास डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो है सेम टाइम अगर हम बी के चेक करते हैं तो बी जो है वो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, बल्कि बी के ऊपर हमारे पास क्या होगी, टेंशन अप्लाई होगी फ्रिक्शनलेस पुली की वजह से। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं और उसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड है और बी मास जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है। दो बॉडीज हमने अटैच करी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास बी मास जो है वेट उसका कम है और ए जो है हैवियर है, इसलिए ए जो है M1 जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ से और M2 जो है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है और हमारे पास M1 का एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड। इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं हम। एक्टिविटी में यहाँ पे हमें 2 kg मास दिखाया गया है जिसमें आपके पास यहाँ पे शो किया गया है वेट जो है 200 kg है। जब हम इसको पुल या पुश कराते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाई गई है 4 मीटर, यहाँ पे टोटल वेट जो है 1 मीटर है। जब इसको हम ट्रैक करवाते हैं तो इसके ऊपर मास जो है वो अप्लाई करते हैं वेटेज, तो वो अट्रैक्ट होता है हायर जो है लोअर मास की तरफ। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। अब यहाँ पे डायग्राम हमने देखी है कि मास ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कैसे होती है। एज द बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन की वजह से जब बॉडी या ग्रेविटी की वजह से बॉडी जब डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही होती है। इट इज़ डाउनवर्ड ड्यू टू द विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट। ये डाउनवर्ड होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो रहा होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। अब जो ए के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या है, M1G माइनस टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। जो नेट फोर्स हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था जहाँ पे हमारे पास F इक्वल टू ma था, तो यहाँ मास m की वजह से हम इसको M1A कह रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी B। अब जो हमारे पास दूसरा जिस्म है B, उसके ऊपर फोर्स किस तरह से एक्ट करती है, एज द बॉडी B इज मूविंग अपवर्ड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज अपवर्ड ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी टी माइनस M1 M2G। अब यहाँ पे हमारे पास B जो है वो मास M2 के लिए हमने B लिया हुआ था, तो यहाँ पे नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, M2A अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, T माइनस M2G इक्वल टू M2A।
कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवा देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव m1 g माइनस t प्लस t माइनस m2 g इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब यहाँ पे माइनस टेंशन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये जो दोनों टेंशन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू आ जाएंगी m1g माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर हम ग्रेविटेशन g कॉमन ले लेंगे और राइट साइड के ऊपर हम एक्सेलरेशन a कॉमन ले लेंगे। तो जब हम g कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू जी एंड इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, हमें एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 ऑन बोथ साइड। एक्सेलरेशन के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू से हम दोनों साइड के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। जब हम डिवाइड करवाएंगे m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। कैलकुलेटिंग टेंशन, अब हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब हम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास बॉडी ए या बी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, t माइनस m2 g इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई m1 माइनस m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m2 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा m2g इंटू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमारे पास m2g जो है माइनस हो रहा है, तो हम दोनों साइड के ऊपर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को दोनों साइड के ऊपर हम क्या कराएंगे m2g से ऐड करवाएंगे दोनों साइड के ऊपर, एडिंग बाई m2g ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास m2 और एक प्लस का एक माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टेंशन आपके पास आ जाएगी t इक्वल टू m2g m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2g। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, t इज इक्वल टू m2g m1 माइनस m2 प्लस m2g m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे m2g को तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g। अब m2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 से जब होगा तो m1 m2g हम लिखेंगे प्लस m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा t इज इक्वल टू 2m1 m2g। अब हमारे पास m1 m2g दो हैं, इनको ऐड करवाया तो 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बना, तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। टू above arrangement is also known as Atwood machine. It can be used to find the acceleration due to gravity by equation 3। इक्वेशन 3 की वजह से हम इसकी ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं। g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इंटू a। अब एक्सेलरेशन को हमने वहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड किया था, तो g जो है दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जो g के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही थी, अब वो वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन मोशन टू बॉडी अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे वो कहता है कि हमने एक्सप्लेन करना है कि दो इज्साम हैं
जिसमें हमारे पास एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव करेगी और एक बॉडी जो होगी वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का कंसेप्ट देखते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक वैल्यू जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगी, मीन्स के लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो जिस्म होगा वर्टिकल का मतलब ये है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम कोई चीज़ जो मूव कर रही होती है तो वो वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल से मुराद है आपके पास किसी भी जिस्म का लेफ्ट टू राइट मूव करना या अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करना। वर्टिकल से मुराद होता है कि किसी भी जिस्म का टॉप टू बॉटम या अलॉन्ग वाई एक्सिस मूवमेंट जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वर्टिकल मूवमेंट कहलाती है। व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाई गई है जिसमें दो मासेस हैं ए और बी। ए जो है यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है और बी जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है या ग्रेविटी जो है ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और बी जो है वो हमारे पास क्या करेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे पास टेबल के ऊपर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। Consider two body A and B of the masses m1 and m2 respectively attached to the end of the n extensible string as shown in figure. Let the body A moves downward with an acceleration A. हमने पहले कहा है कि A जो है acceleration की वजह से downward move करेगा। Since the string is n extensible, therefore the body B is also moves the over the horizontal surface with the same acceleration A. As the pulley frictionless, hence the tension will be same throughout the string. इसी तरह से टेंशन जो होती है सेम होती है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो किसी भी जिस्म के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मूवमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बी है, बी की मूवमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। जो आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके पास बी के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगी जो वर्टिकली हमारे पास जो जिस्म हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली जो मूव करेगा एक्सेलरेशन की वजह से उसकी जो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, as the body A is moving downward, A जो है downward move कर रहा है, therefore its weight m1g is greater than the tension in the string. अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे A जो है वो downward क्यों मूव करता है, क्योंकि हमारा जो A का वेट है वो टेंशन से ज़्यादा होता है, इसलिए A जो है जिस्म A जो है वो downward मूव कर रहा होता है। Net force acting on A m1g minus t, according to Newton's second law of motion, m1g minus t equal to m1a, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी B, अब जिस्म B के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होती हैं किस तरह से फोर्सेस एक्ट करती हैं। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ B, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अब हम अगर B को देखते हैं तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं बायक वक्त एक ही टाइम के अंदर। देखते हैं पहले स्टेप में हमारे पास क्या है, जो B का वेट है, जो हम मास ले रहे हैं B जो है उसका जो वेट है, पहली चीज़ तो है वो टेबल के ऊपर हमारे पास वेट लाई कर रहा है, लेकिन टेबल के ऊपर वेट का होते हुए भी उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। इट्स वेट W2 इक्वल टू m2g ऑफ द बॉडी B एक्टिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो जिस्म B है उसका वेट जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। सेकेंड स्टेप है द अपवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे इसके ऊपर अपवर्ड रिएक्शन जो है या अपवर्ड फोर्स जो हम कह सकते हैं इसको, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी B इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी इसकी वो अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट है टेंशन ऑन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओवर द स्मूथ सरफेस। टेंशन जो होती है
वो ड्यू टू पुलिंग है। अभी हमने यहाँ पे पुलिंग और पुशिंग का एक कंसेप्ट अभी आपसे एक्टिविटी में देखा था, तो वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन के अंदर स्मूथ सरफेस के ऊपर पुलिंग और पुशिंग हो रही थी जिस्म के दरमियान में, तो उसके अंदर वो ड्यू टू टेंशन हो रहा था। एज द बॉडी बी इज नॉट मूविंग वर्टिकली, अगर हमारे पास जिस्म जो है वो वर्टिकली मूव नहीं करता, कोई भी जिस्म है वो वर्टिकली मूव नहीं करता इन हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्सेस कैंसल ईच अदर एंड देयर रिजल्टेंट इज जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस होंगी उस जिस्म के ऊपर, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो रिजल्ट होगा फाइनली, जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। अगर हमारे पास जिस्म बी जो है वो वर्टिकली मूव नहीं करता, तो उसके ऊपर उसकी जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। अब जब नेट फोर्स जीरो होगी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके ऊपर टेंशन और एक्सेलरेशन का क्या रिएक्शन होगा। द ओनली रिमेनिंग फोर्स टी ड्यू टू विच द बॉडी मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि फोर्स जो है जो टेंशन की शक्ल में पैदा होती है वो हमारे पास उस जिस्म बी जब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ, तब हमारे पास जो है टेंशन या फोर्स जो होगी वो प्रोड्यूस होगी या पैदा होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन है। यहाँ पे हेंस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है, जो हम जिस्म बॉडी बी के ऊपर देख रहे थे, टी इक्वल टू एम टू ए, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल आ जाती है जब सारी चीज़ें, हमने यहाँ पे कहा था कि इसके ऊपर तो कोई वेट, किसी किस्म का कोई वेट तो अप्लाई हो नहीं रहा, रिजल्टेंट फोर्स टोटल ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टी इक्वल टू एम टू ए, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन 1। अभी हमने जो टेंशन की वैल्यू निकाली है टी इज इक्वल टू एम टू ए, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। m1 g माइनस m2 a इक्वल टू m1 a। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस हो रही है, दोनों साइड के ऊपर हम m2 a ऐड करवा देते हैं। तो जब इसको ऐड करवाया हमने, ये माइनस वैल्यू हो रही थी दूसरी साइड पे लेके गया, तो इसको हमने प्लस कर दिया है। तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन आ रहा है, m1g इज इक्वल टू ए, हमने कॉमन जब लिए है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको दूसरी साइड पे हम जाके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, दोनों साइड के ऊपर हमने डिवीजन लगाई है m1 प्लस m2 की, m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो a इक्वल टू m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन 3 है। अब हमने कैलकुलेट करना है टेंशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू m2 a था हमारे पास, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। कैलकुलेटिंग ऑफ अ टेंशन, in order to find the value of t, put the value of acceleration in equation 2. T is equal to m2 m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 और m2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, t is equal to m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब ये हमारे पास टेंशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ यू कैन प्रूव दैट रेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि किसी भी जिस्म के अंदर जो मोमेंटम के अंदर तब्दीली आती है फोर्स की वजह से, वो कैसे पैदा होती है
या हम उसका प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम। फोर्स एंड मोमेंटम, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है वो कोई एक्सेलरेशन पैदा करती है उस जिस्म के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स अप्लाई करने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से उस फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स जो होती है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो फोर्स होती है, वो फोर्स इक्वल हो जाती है रेट चेंज ऑफ अ मोमेंटम। जो किसी भी बॉडी के अंदर मोमेंटम की वजह से तब्दीली आ रही होती है तो वो फोर्स जो होती है, अप्लाइड फोर्स जो है, उसके इक्वल आ जाती है। अगर हम प्रॉपर इसको देखते हैं, व्हेन अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज अप्लाइड, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate change of the momentum of the body। किसी भी जिस्म के अंदर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो उसकी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, सपोज अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी आई। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, किसी भी जिस्म के अंदर फोर्स जो है वो किसी मास की वजह से अप्लाई करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v है, विच प्रोड्यूस द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मास और वेलोसिटी मिलकर मोमेंटम बनाते हैं, तो मोमेंटम का फार्मूला है p इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम वी आई आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा मास होगा और उसके लिए फाइनल वेलोसिटी होगी। मास एक ही होगा, फाइनल वेलोसिटी के साथ जब मास को हम अटैच करवाएंगे तो वो फाइनल मोमेंटम हमें देगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी वी एफ। अब जो तब्दीली आती है वेलोसिटी के अंदर वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद। इफ पी आई एंड पी एफ be the initial momentum and final momentum of the body related to initial and final velocity, then momentum of a body vi equal to pi mvi, momentum of the body having final velocity pf is equal to mvf। initial velocity जब होगी momentum किसी भी जिस्म की तो उसका momentum होगा pi equal to mvi। जब भी किसी भी जिस्म की फाइनल वेलोसिटी vf होगी तो उसका फाइनल मोमेंटम pf जो है वो mvf होगा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली होती है, फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करवाते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। वी नो दैट पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ एंड पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे पी एफ और वी आई की जगह पे। डेल पी इज इक्वल टू या चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। मास जो है दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज की जब बात आती है तो हमारे पास मोमेंटम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम टाइम अप्लाई कर देते हैं तो उस चीज़ को हम कह रहे थे रेट चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, पहली जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसी को हमने सिंप्लीफाई किया है। जब वी एफ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव करती है तो माइनस होती है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जो टाइम जो है एक्सेलरेशन से सेपरेट जब करते हैं तो दूसरी साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाता है। तो कलेक्टिवली हमारे पास जो उसका फार्मूला बनता है वो हमारे पास है ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे रेट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम ए आ जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए।
रेट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ आ जाएगा, मीन्स रेट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ का मतलब ये है कि ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ गया है। तो शुरू के अंदर जब हमने मोमेंटम की डेफिनेशन की है कि जब हम किसी भी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस जिस्म के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है हमारे पास रेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। उस बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा होता है मोमेंटम के अंदर वो उसके इक्वल होता है। तो रेट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मीन्स कि जो हमने फोर्स अप्लाई की हुई है उसके इक्वल आया है। पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इक्वल टू एफ। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट एंड द डायरेक्शन of change in the momentum is in the direction of the force। तो मोमेंटम के अंदर अगर कोई चेंज आता है उसकी डायरेक्शन में तो उसकी वजह क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड विच इज द सेम एज किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। Example 3.6, a body of a mass 5 kg is moving with the velocity of 10 meter second inverse. Find the force is required to stop it in 2 seconds. यहाँ पे हमारे पास इसमें हमने नेट फोर्स F फाइंड करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास मास M इक्वल टू 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी Vi इक्वल टू 0 meter second inverse, final velocity 10 meter second inverse, force F equal to question mark, we know that P is equal to mv। टाइम हमने फाइंड करना है, इसमें टाइम बल्कि हमें गिवन है 2 सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी पी आई, इनिशियल मोमेंटम जो है पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। वैल्यू पुट करेंगे इनिशियल मोमेंटम में मास और वेलोसिटी की। मास हमारे पास 5 kg है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मोमेंटम जो दिया गया है 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1 न्यूटन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। तो इनिशियल मोमेंटम जो है हमारे पास 0 न्यूटन सेकंड इनवर्स सेकंड आ जाएगा, इनवर्स नहीं। अब हम फाइनल मोमेंटम फाइंड करेंगे, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। मास हमारे पास 5 kg है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड इनवर्स है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास 50 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1 न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो है वो 50 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लास्ट पे फोर्स देखी थी, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होते हैं, अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टी। तो वही फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, जो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, इसके अंदर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी। तो फाइनल मोमेंटम हमने फाइंड किया है 50 न्यूटन सेकंड, 50 माइनस 0 न्यूटन सेकंड डिवाइड बाई 2 सेकंड। 50 में से 0 जब माइनस कराएंगे तो हमारे पास 50 ही बचता है। 50 न्यूटन सेकंड डिवाइड बाई 2 सेकंड। यहाँ पे जब इनको सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 कितने का 50 होता है। यहाँ पे सेकंड से हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 25 जार 50। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो कितने न्यूटन आई है, 25 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो F इक्वल टू 25 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम 3.5 आपकी एक्सरसाइज से ही है। A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration 2 meter second inverse square? एक जिस्म है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। हमने अपवर्ड फोर्स वर्टिकली फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है। गिवन डाटा में हमारे पास वेट W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेट जो है W इज इक्वल टू mg होता है, तो इसलिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g भी हमें पता है 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है।
मास m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नेट फोर्स F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टेंशन T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज़ें अननोन है, तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं और तीन चीज़ें हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले वेट का फार्मूला देखते हैं, मास फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हमारे पास मास कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटी वेट के साथ डिवाइड होगा, g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड होगा, m इज इक्वल टू W डिवाइड बाई g। W की वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन और g की वैल्यू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइड बाई 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, 1 न्यूटन की जगह पे 20 न्यूटन किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मास किसके इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो इक्वल आएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा। तो मास जो है वो हमारे पास कितना आया, 2 kg आ गया है, मास इक्वल टू 2 kg। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फार्मूला है कि नेट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। नेट अप्लाइड फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, अपवर्ड फोर्स हमें चाहिए। तो टेंशन में से वेट माइनस होता है जब हम अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, T इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। एम जी किसके इक्वल था, वेट के इक्वल है। तो T इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू, वैल्यू पुट करेंगे मास और एक्सेलरेशन की। T इज इक्वल टू 2 kg 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर प्लस 20, T इज इक्वल टू 4 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल 24 न्यूटन। तो अपवर्ड वर्टिकली जो फोर्स है वो हमारे पास 24 न्यूटन आ जाएगी। आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को कुछ होमवर्क हम देंगे, जो आज के हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एक्सरसाइज में से हैं आपको गिवन है, वो आप लोगों ने करने हैं। आप लोगों ने ये लेसन एहतियात के साथ सुनने हैं और आपने लेसन में दिए गए तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और अब इन तमाम क्वेश्चंस को एहतियात के साथ आप लोगों ने याद करना है। इंशाअल्लाह एहतियात के साथ आप इन तमाम क्वेश्चन को याद करेंगे और लिखने के बाद अपने प्रॉब्लम आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप लोग स्कूल के नंबर पर रब्ता करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, होमवर्क आप देख लीजिए। पहले आपने प्रॉब्लम करने हैं 3.4, 3.6 और 3.7 और 3.8। ये न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज से दिए गए हैं और ये आपने करने हैं नोटबुक के ऊपर। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।